अरविंद घोष। अरविंद का जन्म 1872 बंगाल में हुआ। 1890 उन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की है, किंतु घुड़सवारी की परीक्षा में वह शामिल नहीं हुए। 1893 से 1905 तक विभिन्न स्थितियों में बड़ौदा राजा की सेवा की है। 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ है तो वे राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे हैं। 1908 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और जब रिहाई हुई है उसके पश्चात क्रांति का भाव तो समाप्त हो गया और अब अध्यात्म की ओर झुकाव हुआ है। इस कारण 1910 में पुडुचेरी जा रहे हैं और वहाँ पर आश्रम की स्थापना की है। 5 दिसंबर 1950 तक ये शरीर रहेगा। उनकी किताबें प्रमुख जो हैं सावित्री और लाइफ डिवाइन। पूना से प्रकाशित समाचार पत्र इंदु प्रकाश में उन्होंने न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक से एक लेख श्रृंखला लिखी है और नरमपंथी नेताओं की कड़ी आलोचना करने लगे हैं। अरविंद नव वेदांत का सिद्धांत देते हैं। अरविंद ने नव वेदांत के विकास को आगे बढ़ाया और घोषणा की कि वेदांत का सच्चा संदेश निस्वार्थ कर्म या कर्म योग है। उनके अनुसार वेदांत दर्शन के माध्यम से ही हिंदू धर्म का पुनर्जागरण होगा। अरविंद का राष्ट्रवाद भी नव वेदांत दर्शन पर आधारित था, जिसमें मानव एकता और ईश्वर में एकत्व पर विचार किया गया। अरविंद घोष का राजनीतिक चिंतन। अरविंद घोष के आलोचक के रूप में 1893 में राजनीतिक विषयों पर अपनी लेखनी उठाने से लेकर 1910 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने तक अरविंद कांग्रेस के कटु आलोचक रहे। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में कांग्रेस पर उन्होंने कम से कम निम्न सुस्पष्ट आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के पास स्पष्ट रूपरेखा का अभाव है, स्नेह प्रगति के विरुद्ध हैं और स्वाभिमान का तो अभाव है ही। अरविंद अंग्रेजों के आलोचक के रूप में अरविंद के पहले विदेशी शासकों की जो भी आलोचना की गई वह परोक्ष, मूक और गूढ़ भाषा में होती थी, ताकि अंग्रेजों का कोपभाजन न बनना पड़े। लेकिन अरविंद ने अपने लेखों में अंग्रेजी सत्ताधारियों पर सीधा और प्रबल प्रहार किया है। इसमें उनके दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य था देश में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को उत्तेजित करना और दूसरा अंग्रेजों की श्रेष्ठता के विषय में फैली हुई इस भ्रांत धारणा को निर्मूल करना कि अंग्रेज देवतुल्य हैं। अरविंद ने ऐतिहासिक विश्लेषण द्वारा सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था, पद्धति और प्रणाली को पश्चिम की सर्वोत्तम देन नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत को पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पश्चिम की विचार पद्धतियों और व्यवस्था के सर्वोत्तम अंशों को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरविंद का रचनात्मक राजनीतिक कार्यक्रम। कांग्रेस और अंग्रेज शासकों की आलोचना अरविंद का ध्वंसात्मक पक्ष था, पर बड़ौदा निवास के प्रारंभिक काल में ही उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का रचनात्मक पक्ष भी प्रकट किया है। उनका रचनात्मक सैद्धांतिक दृष्टिकोण संक्षेप में तो ये था, भारत का लक्ष्य ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्ण मुक्ति पाने का होना चाहिए। इस मुक्ति के लिए उसे अपने विदेशी शासकों की कृपा पर, दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और बल के असीम भंडार का ही सहारा लेना चाहिए। अरविंद ने विश्वास प्रकट कर दिया कि अंत में हमारा उदात्त और स्वाभिमानी राष्ट्र जीतेगा, लेकिन ये तभी होगा जब हम निहित स्वार्थ लाभ की चिंता छोड़ देंगे, सच्चे और महान देश को अपना लेंगे, जब हम अंग्रेजों के फेंके हुए टुकड़ों के लिए तरसना छोड़ ही देंगे। भारत के पौरुष को जगाने का प्रयास अरविंदो कर रहे हैं। अरविंद उदारवादी नेताओं की याचना पद्धति पर कठोर प्रहार कर रहा है। वे तो कह रहे हैं कि याचना प्रार्थना करना आदि साधन न केवल अपर्याप्त हैं, भारत की आंतरिक शक्ति को प्रस्फुटित करने में भी असमर्थ हैं। उन्होंने कांग्रेस को ऐसे मार्ग और पद्धति की अपनाने की सलाह देने लगे जिससे भारत की जनगण की निंदा भंग हो जाए और सचेत और सक्रिय हो जाए। अरविंद ने कहा, हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहर वाली शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक दुर्बलताओं से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। श्रमजीवी वर्ग का महत्व। अरविंद ने जनसाधारण और श्रमजीवी वर्ग के महत्व को समझाया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्र की शक्ति का सच्चा आधार श्रमजीवी वर्ग ही हैं। श्रमजीवी वर्ग आज चेतनाहीन और गतिहीन हैं, लेकिन इसमें महान शक्ति की अंतर संभावना छिपी पड़ी है, और जो कोई भी इस वर्ग को समझने तथा इसकी शक्ति को जागृत करने में सफल रहेगा, वही भविष्य का स्वामी बन जाएगा। निष्क्रिय प्रतिरोध। अरविंद ने उदारवादियों की प्रार्थना, याचिका तथा विरोध की संवैधानिक पद्धति को एकदम ठुकरा दिया है। उनका आरोप था कि अब तक संवैधानिक पद्धति की गति बड़ी धीमी रही है। इस पद्धति से देश की पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव हो चुका है। ये पद्धति उस देश में सफल हो सकती थी जहाँ संविधान हो तथा शासक और शासित समान जाति के हो, एवं छोटी छोटी रियासतों से संतोष करने से कोई लाभ नहीं। हमारा मूलभूत लक्ष्य तो एक भारत राष्ट्र का निर्माण करना है। उन्होंने इन्हीं व्यवहारिक कारणों की पद्धति का अनुसरण करने का आमंत्रण दिया। स्वाधीनता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध के साधन को सर्वोत्तम बताया है। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए अरविंद ये बातें बताते जा रहे हैं। स्वदेशी का प्रसार और विदेशी माल का बहिष्कार। राष्ट्र शिक्षा का प्रसार। राष्ट्र शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करूंगा। सरकारी अदालतों और न्यायालयों का बहिष्कार होगा। जनता द्वारा सरकार से कोई सहयोग नहीं करना। सामाजिक बहिष्कार, जिसका कि उन लोगों के प्रतिदंड के रूप में प्रयोग किया जाए जो निष्क्रिय प्रतिरोध के विपरीत आचरण करते हुए सरकार को सहयोग दें। अरविंद का राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में अरविंद का स्थान बहुत ऊंचा है। सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में लगभग 4-5 वर्ष ही रहा, लेकिन इतनी सी अवधि में वह राष्ट्रवाद को वह स्वरूप प्रदान कर देता है जो कोई अन्य व्यक्ति प्रदान नहीं कर पाया। प्रारंभ में वह उग्र राष्ट्रवाद के प्रेरणा बना। बाद में पुडुचेरी जाने के बाद राष्ट्रवाद पूरी तरह आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिष्ठित हो चुका है, लेकिन दोनों ही अवस्था में परस्पर घनिष्ठ संबंध रहेगा। अंतर केवल ये होगा कि द्वितीय अवस्था आगे चलकर पूरी तरह मुखरित हो जाएगी। अरविंद के लिए उनका राष्ट्र भारत केवल एक भौगोलिक सतह या प्राकृतिक भूखंड मात्र नहीं, उन्होंने स्वदेशी को माँ माना, माँ के रूप में उसकी भक्ति की, पूजा की। उन्होंने देशवासियों को भारत माता की रक्षा और सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने की मार्मिक अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत माता सदियों तक अपने संतान को पालने में
झुलाती रही और उनका पालन पोषण करती रही, पर दुर्भाग्य से आज वह विदेशी अत्याचारों की बेड़ियों में जकड़ी करहा रही है और उसका स्वाभिमान नष्ट हो चुका है। माता के सपूतों का कर्तव्य है कि वह माँ की गुलामी की बेड़ियां काट फेंके। अरविंद ने तो लिखी दिया, राष्ट्र क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है। वह भूखंड नहीं, वाक विलास नहीं और न मन की कोरी कल्पना है। वह माँ शक्ति है जो राष्ट्रों का निर्माण करने वाली कोटि कोटि जनता की सामूहिक शक्तियों का समाविष्ट रूप है। अरविंद ने राष्ट्रवाद को एक धर्म बताया जो ईश्वर के पास से आया और जिसे लेकर हमें जीवित रहना है। उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रीयता को दबाया नहीं जा सकता, यह तो ईश्वरीय शक्ति की सहायता से निरंतर बढ़ती रहती है। राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद अजर अमर हैं, ये कोई मानवीय वस्तु नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष ईश्वर हैं और ईश्वर को मारा नहीं जा सकता।